ज्ञानवापी परिसर में विवादित स्थल की हकीकत क्या है, इसका पता लगाने का रास्ता साफ हो गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज करके ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे की इजाजत दे दी है। हाईकोर्ट ने कहा है कि न्याय के लिए साइंटिफिक सर्वे जरूरी है। इस मामले में वाराणसी कोर्ट का आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए, बिना खुदाई के सर्वे किया जाए। ज्ञानवापी में सर्वे का काम कल से शुरू होगा। मुस्लिम पक्ष का बराबर आर्गुमेंट था कि एसआई सर्वे स्टेज पे नहीं हो सकता है। उस आर्गुमेंट को भी कोर्ट ने खारिज किया और हमारे जितने तर्क थे, कंटेंशंस थे, सारे आर्गुमेंट्स को कोर्ट ने इन टोटो माना है और कहा एएसआई सर्वे से किसी को कोई नुकसान नहीं होने वाला। हाईकोर्ट के फैसले से बीजेपी खुश है। यूपी सरकार को एएसआई के सर्वे से सच सामने आने की उम्मीद है। मुझे पूरा विश्वास है कि एएसआई के सर्वे के माध्यम से सच्चाई बाहर आएगी और ज्ञानव्यापी का जो विवाद है, श्री राम जन्मभूमि विवाद की तरह इसका भी निर्णय होगा, निस्तारण होगा। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मुस्लिम पक्ष ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए एएसआई सर्वे को रोकने की मांग की है। हालांकि मुस्लिम पक्ष को इस बात की खुशी है कि हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर में बिना खुदाई के सर्वे का आदेश दिया है। मुस्लिम साइड यही चाहता था कि ये जो हमारी तकरीबन 600 साल पुरानी मस्जिद है, उसमें किसी किस्म की कोई खुदाई ना की जाए, तो कोर्ट ने मालूमात के हिसाब से उसमें खुदाई करने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दी है। ज्ञानवापी का मुद्दा धार्मिक होने के साथ साथ राजनीतिक भी है। समाजवादी पार्टी ने भी ज्ञानवापी में सर्वे पर सवाल उठाए थे। हालांकि वो कोर्ट के फैसले को मानने की बात कह रहे हैं। हमें क्यों नहीं भरोसा होगा, जब पिछली बार भी तो उन्होंने दिया था, सही रिपोर्ट दी थी। जो सही रिपोर्ट होगी वो देंगे, उसे माना जाएगा। कोर्ट के फैसले जो होंगे उसे मानेंगे और माने हैं। हाल ही में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एएनआई को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि ज्ञानवापी को मस्जिद कहना गलत है, इसे मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। उन्होंने ये भी कहा था कि ज्ञानवापी पर ऐतिहासिक गलती हुई है और मुस्लिम समाज को अपनी गलती सुधारनी चाहिए। इस बयान के बाद से ज्ञानवापी के मुद्दे पर सियासी पारा हाई हो गया है। सवाल ये है कि ज्ञानवापी में साइंटिफिक सर्वे पर मुस्लिम पक्ष को आपत्ति क्यों है? क्या उन्हें डर है कि इस सर्वे से इतिहास में किए गए कारनामों पर से पर्दा हट जाएगा, या फिर डर इस बात का है कि अगर सर्वे के बाद ज्ञानवापी में मंदिर होने के सबूत मिले तो फिर मथुरा के अलावा दूसरी विवादित जगहों पर भी इस तरह की मांग उठने लगेगी। मथुरा का मामला तो पहले ही अदालत में पहुंच चुका है। फाइनली इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये रास्ता साफ कर दिया कि एएसआई के जरिए पता लगाया जाए कि सच्चाई क्या थी, सच सामने आएगा। ऐसी उम्मीद दोनों पक्ष को करनी चाहिए, क्योंकि बातचीत से अगर मसला हल नहीं हो रहा था तो अदालत का रास्ता सबसे मुफीद है और वही अब होने जा रहा है। लेकिन जो उस मस्जिद के इंतज़ाम देखने वाली कमेटी है वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं कि सर्वे नहीं होना चाहिए। अब ये बात थोड़ी सी अटपटी लगती है कि जब बातचीत से नहीं बात बन रही है तो फिर अदालत का रास्ता जब अंतिम है और सर्वे उसका एक तरीका है। आप किसी भी चीज़ की अगर आप सच्चाई परखना चाहते हैं तो अलग अलग उसके टूल्स हैं जिनके ज़रिए आप उसको परखते हैं। अब इस मामले में एएसआई उसकी सबसे मुफीद ट्रस्टेड एजेंसी है जो करेगी, तो अब उसका विरोध नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी हो रहा है। इसी बातचीत आज हमारी होगी। हमारे साथ जो प्रवक्ता लोग हैं उनसे मैं आपको परिचय कराता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राजेश चौधरी, समाजवादी पार्टी के नेता रिटायर्ड मेजर आशीष चतुर्वेदी जी, ज्ञानवापी मामले में याचिकाकर्ता और वकील पारुल खेड़ा जी, साथ ही इस्लामिक स्कॉलर मेहरुद्दीन रंगरेज और प्रयागराज टाइम्स के संपादक अनुपम मिश्र जी। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। सर पारुल जी, मैं पहले आपके पास आना चाहता हूँ। अदालत ने आज क्या फैसला दिया है, आसान शब्दों में समझाइए हमें। देखिए, पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी मांग क्या थी और फिर मैं आपको बताती हूँ कि आज का क्या फैसला है। देखिए, हमारी मांग ये थी कि जो पूरा परिसर है वजू खाना को छोड़ के, जहाँ पे 16 मई 2022 को शिवलिंग मिले थे, ज्योतिर्लिंग, वो जगह छोड़ के जो
पूरा कॉम्प्लेक्स एरिया है, पूरा मंदिर का जो कॉम्प्लेक्स है उसकी एएसआई जांच हो, जिसमें कि जो वेस्टर्न वॉल पे श्रृंगार गौरी का विग्रह है, वो जो खंबे हैं मस्जिद और मंदिर के, वो जो गुंबद है उसके नीचे बोला जाता है कि मंदिर के शिखर है, उसकी जांच, और अन्य जो भी आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं, जो भी मूर्तियां वगैरह मिलेगी नीचे, उसकी एएसआई जांच हो। ये हमारी मांग थी। और आज जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पे हमें एएसआई को गो अहेड दे दिया है कि आप जाइए, आप उसका सर्वे शुरू करिए, जो कि बोला जा रहा है कल से सर्वे शुरू हो जाएगा। तो देखना ये है कि जो भी ये परिसर है, ये इसका कैरेक्टर क्या है, बेसिकली ये है क्या ये मस्जिद है कि मंदिर है। अब वो उसको असर्टेन करने के लिए, उसको मालूम करने के लिए हमको एक बॉडी चाहिए जो कि बता दे कि ये कितना है। और इसमें एएसआई जो है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वो बताएगा कि इसका क्या नेचर, कैरेक्टर, क्या एज है, वो बताएंगे कि क्या है इसका आगे का। जी, नेचर, कैरेक्टर, एज। अच्छा, एक एफिडेविट दिया गया है जिसमें ये कहा गया है कि कोई जो स्ट्रक्चर है उसमें खुदाई तोड़ाई या कोई उसको डिस्टर्बेंस नहीं किया जाएगा, आईआईटी कानपुर के विशेषज्ञों की मदद ली जा सकती है। तो यानी कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, बाकी पूरे परिसर को आप चेक करेंगे, यही था इसमें एफिडेविट में? जी जी जी, हमारी मांग में भी यही था। और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और इलाहाबाद कोर्ट ने भी जो ऑर्डर पास किया उसमें यही है कि बिना किसी प्रकार की क्षति पहुंचाए हुए आप उसकी जांच करेंगे, जीपीआर के माध्यम से हो, डेटिंग के माध्यम से, या अन्य कोई भी वैज्ञानिक पद्धति से हो, आप उसकी जांच करें। और हम भी शुरू से यही बोलते आए हैं कि किसी प्रकार का कोई भी नुकसान ना पहुंचाया जाए। हम भी उनके सेंटिमेंट्स की कदर करते हैं, हम पर अगर लगेगा तो विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द कोर्ट्स जजमेंट और सब चीजों के बाद ही उसमें एक्सकवेशन होगा। दैट्स द लेटर स्टेज। अभी जो डायरेक्शन है वो ये है कि जीपीआर यानी कि रेडिएशन के माध्यम से आप देखिए क्या एज है, क्या डेप्थ है, क्या नेचर है, उससे मालूम किया जाए हर एक चीज की। जो मैंने आपको बताया, वेस्टर्न वॉल, गुम्बद, पिलर, बाकी जो भी आर्टिफैक्ट्स मिलेंगे उन सबका। आगे जाते हुए अगर जरूरत पड़ेगी तो एक्सकवेशन हो सकता है, आप ये कह रही हैं? सी उसमें लिखा है इफ रिक्वायर्ड तब एक्सकवेशन होगा, वो भी मुझे लगता है परमिशन से, परमिशन से ही होगा वो। और क्योंकि बोला जाता है कहीं कहीं जगह है कि जीपीआर एक बहुत ही, और देखिए राम मंदिर में जब हुआ था और आज के टाइम में बहुत टाइम डिफरेंस हो गया। बोल रहे हैं कि अब तो काफी विज्ञान ने उन्नति कर ली है और भी बहुत सारे ऐसे अब मेथड्स आ गए हैं जिससे आप असर्टेन कर सकते हैं कि क्या है। रेडिएशन के थ्रू से पता चलेगा। जैसे बोल रहे हैं जो 3 गुंबद है उसके नीचे शिखर है मंदिर के, तो उन मंदिरों की शिखर का आप रेडिएशन के थ्रू आप पता कर सकते हैं। तो पहले बहुत सरल माध्यम से, डेटिंग के माध्यम से और जीपीआर वगैरह के माध्यम से ही पता करेंगे कि क्या इनका नेचर, एज है। जी, और एएसआई की जो फाइंडिंग होगी उसमें हमें ये पता चलेगा कि इस बिल्डिंग का नेचर क्या है, मतलब क्या थी बिल्डिंग, कितनी पुरानी थी, इसको किस तरीके से असर्टेन किया जाए कि इसमें क्या इस्तेमाल हुआ है, उससे क्या पता लगता है, यही सब चीज रहेंगी इसमें। और एक तरीके से वेरी नियर टू स्ट्रक्चर पहुंच जाएंगे कि ये स्ट्रक्चर था क्या। जी 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 बिल्कुल। देखिए एज पता करने के लिए कि कितना पुराना था। अब देखिए ये जैसे बताते हैं 400 साल या कुछ पहले ही ये मस्जिद बना है, बट जब आप इसके मंदिर के शिखर का जब आप जांच करेंगे और बाकी सब चीजें, अब बोला जाता है कि नीचे शिवलिंग मिलने के बहुत ज्यादा आसार है, देवी देवताओं की मूर्ति मिलने के बहुत ज्यादा आसार है, और जो भी खंबे वगैरह है उनकी जब जांच होगी तो पता चल जाएगा कि ये कितने पुराना है। उससे आप असर्टेन कर सकते हैं कि उसका धार्मिक स्वरूप है क्या। अच्छा, वो जो जहां पे शिवलिंग है, जहां पे एक फव्वारा बना हो, तो उसके भी हो जांच होगी कि वो छोड़ के उसके भी होगी ना? नहीं, उसकी अभी जो है सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है उस पे। अभी उसे छोड़कर बाकी पूरा एरिया, वो जो वजू खाना है जहाँ पे शिवलिंग मिले थे, वो अभी सुप्रीम कोर्ट में वो मामला पेंडिंग है। उसमें जब सुनवाई होगी तब फैसला आएगा, तब एएसआई जांच करेगी नहीं करेगी। बट अभी सिर्फ वजू खाना को छोड़ के जो पूरा कॉम्प्लेक्स है उसका जांच। अच्छा, क्या इसलिए छोड़ा है कि वहां पे एक्सकवेशन की जरूरत पड़ सकती है?
देखिए नहीं, वो ऑलरेडी जो एक याचिका जो पहले डली थी उसमें वजू खाने की मांग करी थी कि शिवलिंग की एएसआई जांच करने के लिए बोला गया था। जो मामला ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में है, इसीलिए उसे छोड़कर बाकी कॉम्प्लेक्स का जो है जांच के लिए बताया गया है। अभी ऐसा कुछ नहीं है, उसमें भी बोला जा रहा है कि एएसआई के डायरेक्टर ने खुद बोला है कि शिवलिंग का भी, बाकी परिसर का भी, बट शिवलिंग का भी जांच हो सकती है, उसका भी बता सकते हैं क्या स्वरूप है, क्या नेचर है, क्या एज है, कितना पुराना है, क्या उसका स्वरूप है, कितनी अर्घ है, क्या डेप्थ है उस शिवलिंग की, वो सब भी जांचा जा सकता है बिना किसी प्रकार की क्षति पहुंचाए। बट क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टे लगाया है, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट के बाद ही कुछ इस पे आगे कार्रवाई होगी। ये आज के फैसले को क्या चैलेंज किया है फिर से सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, बोला जा रहा है शायद सुबह ये लोग सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकते हैं। अब ये तो इनके ऊपर है, ये कब करेंगे। बट मुझे लगता है जिस तरीके से इन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट मूव करने में इतना समय लगाया, फिर ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचे 24 जुलाई को, फिर उन्होंने स्टे लगाया, मेरे ख्याल से इस बार ये जल्दी एक्शन लेंगे। ओके, लेकिन इस बीच में मेरे ख्याल में कल से ही शुरू हो जाएगा वहां पे सर्वे का काम। तो मेहरुद्दीन जी, एएसआई की जांच का विरोध क्यों? अब तो मामला दूध का दूध पानी का पानी होगा, जांच का विरोध क्यों कर रहे हैं लोग? देखिए, ये बात हुई थी जब अयोध्या का मसला हुआ था, उसमें जजमेंट में कहा गया था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है संविधान का, और उसमें ये बात कही गई अयोध्या को छोड़कर जितने भी धार्मिक स्थल हैं जो 15 अगस्त 1947 में जैसे थे, वो उनका स्वरूप कभी नहीं बदलेगा, जो जैसा है वैसा ही रहेगा, और कोई विवाद ना हो इसलिए ऐसा एक कानून बनाया गया था जो कि हमारी पार्लियामेंट ने बनाया। ठीक है, अब बात होती है, ये पारुल जो हमारी बहन है, ये गई थी वहाँ पर श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना करने के लिए, पूजा करने का अधिकार मांगने के लिए। वो मस्जिद परिसर से बैक बिल्कुल जहाँ पर वो बैरिकेटिंग है वो एरिया अलग है, वहाँ पर ये पूजा का अधिकार इनको पहले रेगुलर रोजाना का था, मगर वहाँ पर एक सरकार आती है मुलायम की, वो इनको रोकती है और 1 साल में एक बार की इजाज़त देती है। तो उससे मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं है, वहाँ चाहे रोज़ पूजा हो, चाहे आज पूजा हो जाए शुरू, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, ना ही हमने वो पूजा इनकी रोकी है, ना मुसलमान पक्ष वहाँ कहीं कोर्ट में गया कि इनकी पूजा के अधिकार को रोक दे। दूसरी बात मैं ये बार बार कह रहा हूँ, जब माँ 350 साल से मस्जिद में नमाज हो रही है और आज भी नमाज हो रही सर, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा नमाज होती रहेगी, मगर जो वजू खाने वाला एरिया जो है उसको सील कर दिया। उसके लिए सरकार को कहा गया, यूपी सरकार को, कि आप पानी का भी इंतजाम करिए क्योंकि वजू बनानी पड़ती है तब नमाज होती है। तो वो तो परिसर पूरा चिक चिक के कह रहा है कि मैं मस्जिद हूँ। तो ये बात बार बार कहना कि वो मंदिर है, और मोहन भागवत जी ने इतना अच्छा बयान दिया था और कहा था कि आप जो है मस्जिदों में शिवलिंग तलाशना बंद कर दें, मगर जब शिवलिंग का मामला अब आ रहा है, मैं फवारा है सर, वो कहो तो मैं आपको वो चक्री दिखा देता हूँ सर। नहीं, अब मेरे को तस्वीर दिखाई सर, अब वो एएसआई को दिखाइए। तो आप एएसआई जांच होने दीजिए ना, आप दिखाइए नहीं, आप एएसआई जांच होने दीजिए, वो बता देगा शिवारा है कि शिवलिंग है। बहरहाल में एक और बात, नहीं चक्री है ना मैडम, आप देख लीजिए। मैं आपको एक और बात बता दूं, आपको शायद आपकी नॉलेज में नहीं है, जो 12 सितंबर का 2022 का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का वाराणसी का ऑर्डर है, जो और 31 मार्च 2023 का जो ऑर्डर है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, उसमें कोर्ट ने बता दिया कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस पे लागू ही नहीं होता है, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है वो कैरेक्टर डिटरमाइन नहीं करता, और यहाँ तो हम कैरेक्टर ही डिटरमाइन कर रहे हैं। जब वहां पर 93 तक, अभी आपने खुद बताया कि वहां पर पूजा अर्चना होती थी माँ श्रृंगार गौरी की, और मस्जिद के अंदर है तहखाना जहाँ पे व्यास जी रहते थे, पूजा करते थे। इनकी नॉलेज में भी बता दूं, वो उसके अंदर ही है, मस्जिद के बाहर नहीं है, वो मस्जिद के अंदर तहखाना था 93 तक। ये आप क्या दिखा रहे हैं? आप इसकी जांच होने दीजिए ना, आप दिखा देंगे, मैं भी दिखा दूंगी, चक्री, कोई नहीं। ये चक्री है मैम, देख लीजिए कैसे चलता है वो फवारा जिसे आप शिवलिंग बता रही हैं। आपने आज तक ये चला के क्यों नहीं दिखाया? आप ये चला कर दिखाते। देखिए, मेरे को लगता है, देखिए नीरज जी, मैं आपको एक बात इनको बताना चाहती हूँ कि देखिए, एक फुआरा सिद्ध करना बहुत। अरे मैडम, आप कुछ नहीं बताना चाह रही मैडम, ये आज तक सुनिए एक एक करके प्लीज एक एक करके उनका एक तर्क नहीं दे पाए हैं, पर
ये शिवलिंग नहीं, मेरे है, बीच जिसमें में आप ये इनको बोलना शुरू इतिहास- कर दिया इन्होंने। एक मिनट आप इनको पारुल जी, रोकिए ना। पारुल जी एक मिनट रुकिए, पारुल जी नहीं, मैं इनको पारुल बोलने जी, नहीं दूंगा। मैं अरे इनको सुनिए बोलने नहीं मेहरुद्दीन दूंगा। जी, पारुल जी मैं एक मिनट इनको रुकिए, आप भी बोलने रुकिए नहीं मेहरुद्दीन जी। दूंगा मेहरुद्दीन जी, मेरा सवाल ये, आप मुझे फव्वारा क्यों दिखा रहे हैं? अब ऐसा ही देखेगा ना, मैं थोड़ी देख के तय करूंगा, ये दर्शक देख के तय करेंगे। अब तो ऐसा ही तय करेगी। देखिए सर, मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ सर मैं क्या कह रहा हूँ, बीजेपी का एक एजेंडा था, काशी मथुरा बाकी है, अयोध्या झांकी है। और देखिए बीजेपी के जितने भी शीर्ष नेता हैं सारे कितनी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दे तो रहे नहीं जिन मुद्दों के तहत ये सरकार में आए थे। और ये वही मंदिर मस्जिद शमशान कब्रिस्तान 80-20 ये सब के अलावा इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। अभी देश में मणिपुर जल रहा, हरियाणा जल रहा, अभी पूरे देश को आग जलाना लगाना चाहते हैं। सर्वे का विरोध नहीं होना चाहिए, एक साइंटिफिक तरीके से अगर अदालत के फैसले पर, पारुल जी सर की इच्छा पे नहीं, हमारी अनुपम मिश्रा जी सर की इच्छा सुनिए पे। सर, नहीं अदालत सर ने तय किया सुनिए, है। सुन तो लीजिए सर। हम अपने कानून के तहत ही हम सर्वे के खिलाफ बात कर रहे हैं, हम कोई विरोध तो नहीं कर रहे। वो इस पे हम लागू जाएंगे नहीं कोर्ट में, होता। सुप्रीम मेहरुद्दीन जी कोर्ट एक में मिनट लगी हुई है। मेहरुद्दीन और जी उसमें सुनिए, देखिए जनता के बीच में तस्वीर फैक्ट फाइंडिंग वाली होनी चाहिए। ये जो मैं बता रहा हूं सर, आप अरे मेरी मैं भी बात तो कुछ सुनिए। बता रहा हूं आप महाराज, पहले मेरी बात सुन लीजिए। वर्शिप एक्ट उस पर लागू नहीं होता है सर। मुलायम सिंह ने तब लगाया था, उससे पहले से वहां पूजा हो रही थी। व्यास फैमिली शाम को जाके वहां रोज दीपक जलाती है, जल चढ़ाती थी, तो कैसे वहां पे आप कह सकते हैं पूजा हो ही नहीं रही थी, वर्शिप एक्ट लगा दिया आपको? उस पर लागू नहीं होता, ये अदालत में हो चुका है। सुनिए सर एक मिनट, जब बीजेपी पैदा नहीं हुई थी, इवन कांग्रेस भी नहीं पैदा हुई थी, तब से इन मामलों पर मुकदमे चल रहे हैं सर। 500 साल लगे थे अयोध्या के मामले को सॉल्व होने में। तब तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों का अता पता नहीं था कहीं पे। ये विश्वास और जनता का मामला है, ये बीजेपी और जेपी का मामला नहीं है। बीजेपी वाले गलत फहमी हो रहेगी, वो इनका मामला है सर। अगर बीजेपी का ये मामला ना होता ना सर, बीजेपी के प्रवक्ता आज आपको यहाँ नजर ना आए होते, मणिपुर पे नजर नहीं आ रहे। नहीं, चूंकि उनकी सरकार महाराज, उनको तो रखना पड़ेगा, हमें पे नजर नहीं आ रहे। एग्जीक्यूटिव बॉडी तो सरकार ही होगी ना फिर। मगर मैं क्या कह रहा हूँ सर, हाँ। अरे सर सुनिए, ये पूरा प्रोपेगेंडा है पूरे देश को माहौल खराब करने का। और ये भाजपा को इन सब चीजों से फायदा होता है। मंदिर मस्जिद की बात करके, शमशान कब्रिस्तान की बात करके, 80-20 की बात करके, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात कर। तो ये सर मैं क्या कह रहा हूँ, आप मेरी बात सुनिए। मैं आपकी बात समझ गया, मैं कह रहा हूँ बार-बार आप मेरी बात नहीं सुन रहे। ये परिसर अलग है सर, तो जांच होने दीजिए ना सर, अलग है, उसे जांच होने दीजिए ना। मैं वो तो मैंने सवाल आपसे हमारे कानूनी अधिकार है ना हम कोर्ट में जाने का। तो जाइए ना कोर्ट में, बात सुनिए। कोर्ट ने तो आदेश दिया है ना, तो जा रहे हैं, फिर आप क्यों कह रहे हैं, क्या विरोध कर रहे हैं, क्यों नहीं होने दे रहे सर्वे? आप कहने वाले मुझे कहा नहीं होने दे रहे सर्वे? अरे सुप्रीम कोर्ट तय करेगा ना भाई। तो जाइए ना, आपको मैंने रोका क्या सुप्रीम कोर्ट जाने से? अगर सुप्रीम कोर्ट कहेगा, पहले आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अगेंस्ट में सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। उन्होंने कहा हाई कोर्ट चले जाइए, हाई कोर्ट ने कहा जांच होने दीजिए। हमारी मर्जी, हम कहीं भी जाएं। अब आप जाइए, तो किसने रोका आपको जाने से? मैंने तो पारुल से पूछा भी था कि ये लोग गए कि नहीं गए, उन्होंने कहा ये मुझे पता नहीं, हो सकता कल चले जाएं सुबह। आप जाइए ना, आपका अधिकार है ये, बिल्कुल जाना भी चाहिए आपको। हम चले गए सर, हाँ। हम चले गए, हम सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी बात रखेंगे। बिल्कुल और अगर रखिए। सुप्रीम कोर्ट कहेगा सर्वे होना चाहिए, हाँ। तो फिर हम सर्वे के साथ खड़े हो जाएंगे। हम इस देश की न्याय प्रणाली पे और संविधान पे विश्वास ऐसा ही होना चाहिए। मगर ये वो लोग हैं जिन्होंने 92 में बाबरी मस्जिद को विध्वंस कर दिया, और ये कहा गया था कल्याण सिंह की तरफ से, बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया गया था कि मस्जिद परिसर को कुछ नहीं होगा। मगर तब भी संविधान और कानून को किसने तोड़ा था बताइए आप। अब आप सुनिए, इनका चाल चरित्र चेहरा सबके सामने है। किस पार्टी का? सुनिए ना सर, अरे सर सुनिए, बहुत ज्यादा नहीं। इस पार्टी की स्थापना जो हुई है सर, वो हिंदू मुसलमान से हुई है। 92 के दशक से देख लीजिए, 90 के दशक से इन्होंने कैसे पूरे देश का माहौल खराब किया था। तो सर इनका तो काम है माहौल खराब करना, देश का एकता को खंडित करने का। ये सारे मसले अभी मैं तो जवाब रुकिएगा, थोड़ा दूसरे मेहमानों के पास चलेंगे। ये मसले तब से चल रहे हैं जब इनके पास 30,000 की लिस्ट है भाई। संघ की स्थापना कब हुई, चलिए आप उसको भी जोड़ लीजिए, 1925, उससे पहले से हैं ये सारे। मेहरुद्दीन जी समझने की कोशिश करिए आप, ये मसले किसी पार्टी के नहीं है। और जिस समझ रहा हूं, आप नहीं समझ रहे हैं। कांग्रेस इस बात का क्रेडिट लेना चाहती है, ताला हमने खुलवाया था। अरे सर ये केस कब का है? राजीव गांधी का केस, अरे सर ताला खुला, क्रेडिट लेना चाहते हैं। अरे सर आप बात नहीं समझ, 500 साल से चल रहा है। रुकिए सर, दूसरे मेहमान चले। अनुपम मिश्रा जी, अब ये अदालत के जरिए तय हो रहा है, ठीक है? अब ऐसा ही है, और उनके पास अधिकार है कि सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते, जो भी फैसला होगा उसका दोनों पक्ष मानेंगे। ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी का एक एजेंडा है,
बैटिंग चल रही है यहाँ पे। मैं ये कह रहा हूँ कि ये मसला बीजेपी कांग्रेस किसी दल का नहीं है, ये लोक आस्था का मसला है। अनुपम जी। नीरज भाई, पहले तो मैं आपको बता दूं, जो ये बात हो रही कि मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जा चुका है जी, पहुंच चुका है। ईमेल किया गया है आज चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ को, और चीफ जस्टिस साहब की अदालत में अधिवक्ता हाशमी साहब ने इसको मेंशन किया कि साहब आपको ईमेल किया गया है और तुरंत इसको सुनने के लिए। और चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने ओपन कोर्ट में वादा किया कि साहब हम अपना ईमेल तुरंत चेक करते हैं। तो पहली बात तो ये कि वो जाएगा नहीं, मुस्लिम पक्ष ऑलरेडी अदालत में जा चुका है। अब बात आती है, देखिए, ज्ञानवापी मस्जिद या ज्ञानवापी मंदिर या ज्ञानवापी परिसर, आप इसको जो भी कह लें, आप मतलब अभी एक योगी आदित्यनाथ का बयान आया था, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, जिसमें उनका आंखें हैं तो देख लो। नीरज भाई 2 मिनट इस पे अनइंटरप्टेड चाहूंगा। देखिए, कुछ चीजें यहाँ मैटर ऑफ रिकॉर्ड हैं। अब भाई आप औरंगजेब की जीवनी देखते हैं, मसारे आलमगिरी में साफ साफ वो एशियाटिक सोसाइटी म्यूजियम में रखी हुई है, मूल कॉपी रखी हुई है। उस जीवनी पे आधारित 100 से ज्यादा किताबें अंग्रेजों द्वारा, फारसी लेखकों द्वारा, उर्दू लेखकों द्वारा लिखी गई है। सब जगह उसकी डेट दी है, 1669 में गिराई गई, 1777 में होलकर ने दोबारा बनवाई। तो बार बार उसको मतलब निर्विवादित रूप से वो एक सत्य बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए, जिसको कोई ऐसा नहीं है कि मुस्लिम पक्ष से अनजान है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बार बार इस बात की दौड़ लगाना कि साहब सर्वे ही नहीं होने देंगे, जांच ही नहीं होने देंगे, इस बात का सबूत है कि उन्हें खूब बखूबी मालूम है कि वहां पे क्या है और कैसे है। देखिए, 2 चीजें हैं। एक तो जब अक्सर बात होती है वहां पे एक अभी बहुत हाल में विवाद शुरू हुआ है फवारे को लेके। हिंदू पक्ष कह रहा है कि साहब शिवलिंग है और आप कह रहे हैं कि फवारा है। अब बहुत ध्यान से इसको देखें, फवारा जो भी होता है या तो भाई वो बिजली से चलता है, बिजली जाहिर सी बात है उस समय थी नहीं, तो उसका एक दूसरा तरीका है। नीरज भाई, मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ, उसमें एक जब आप फवारों को पहले चलाते थे तो उसके बगल में एक बड़ी ऊंची टंकी बनाते थे, और टंकी से पानी नीचे रश करता था ग्रेविटी से, और फिर वो फवारे से निकलता था। तो उसके आसपास कोई टंकी भी नहीं है तो ना। अच्छा, इस सब को हटा दे, एक इस्लामिक स्कॉलर बैठे हमारे साथ, मैं एक बहुत छोटा सा सवाल नीरज भाई आपकी इजाजत से आपके जरिए इनसे कर रहा हूँ। संक्षेप कि मैंने मान लिया कि वो फवारा है, मैंने मान लिया वो फवारा है जिसपे आप लोग 300 साल से हाथ पैर धो रहे थे, वजू कर रहे थे, कुल्ली कर रहे थे। आपके लिए वो एक पत्थर का टुकड़ा है, हमारे लिए वो एक शिवलिंग है। तो साहब, हमने तो इस मुल्क के 3 टुकड़े कर दिए आपके लिए, आप हमको एक पत्थर का टुकड़ा उठा के दे दो ना साहब। और मैं अभी पहले नीरज भाई, इसके पहले की डिबेट आगे जाए, मैं आपसे एक सवाल इनसे पूछना चाह रहा हूं, अपने इस्लामिक स्कॉलर साहब से, कि क्या जिस गंगा जमनी तहजीब की बात होती है, जिस भाईचारे की बात होती है, हिंदू मुस्लिम की बात होती है, उसके तहत क्या मुस्लिम पक्ष उस पत्थर के टुकड़े पे जिसपे वो 300 साल से हाथ पैर धो के कुल्ली कर रहा है, उस एक पत्थर के टुकड़े को मुल्क में अमन और शांति में उठा के हिंदू पक्ष को क्यों नहीं दे देना? जी रुकिएगा, मेहरुद्दीन जी जवाब देंगे इसका? जी मैं जवाब दूंगा। मैं चाहता हूं, मेरे भाई बड़े काबिल बता रहे हैं, आपके पत्रकार हैं, मगर उनकी जो वाणी है वो मैंने सब सुन ली। वो एक पत्थर बता रहे, मैं कह रहा हूं सर आप उसको ले जाइए, किसी मुसलमान को कोई दिक्कत नहीं है, मगर आपकी आस्था तो सर कहीं रुकी नहीं रही। पहले आपने जो है अयोध्या में, अरे सर सुनिए, ये कोई बात है सर? यही सर, इसलिए आपका ये दर्शाता है कि आप क्या स्टैंड ले रहे हैं। देखिए, दर्शक जो है ना वो हमसे आपसे बहुत चालाक है। वो देखता है कैसे एक समाज के लिए बैटिंग कर रहे हैं, ये सब देख रहे हैं। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ सर, इस बात को रिकॉर्ड पे कह रहे हैं कि आप जिसको हिंदू शिवलिंग कहते हैं और जिसको आप फवारा कहते हैं, उसको उखाड़ के आप हिंदुओं को देने के लिए तैयार है? हाँ, एक मिनट रुकिए ना सर, वो बात कंप्लीट कर दीजिए। हाँ, उसके आगे आपने जो बात बिल्कुल हम तैयार हैं। हाँ, फिर देखिए, मैं नीरज जी बार बार कह रहा हूं, देखिए किसी चीज पर भी विवाद करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दूसरी बात, फिर जो आपके जितने भी सारे भगवान हैं सर, ये बताइए मुझे कि वो सारे हमारी मस्जिदों में क्यों हैं सर? क्यों? क्योंकि आक्रांताओं ने तोड़ के बनाई है। काशी विश्वनाथ आक्रांताओं ने तोड़ के भगवान श्री कृष्ण राम जन्मभूमि, वहां पर सर कोई तर्क है आपका? सर कोई तर्क है आपका? नहीं, तर्क है ना, ये तर्क है, इसीलिए कहा जा रहा है। क्या तर्क है सर? ये
कि ये तोड़ के बनाई सर, गई सुनिए, है। नीरज अगर आप सुनिए, हमारी बात नहीं मान रहे, बाबरी मस्जिद में आपकी जब बात नहीं मान फैसला रहे आया, तो तय होगा फिर नीरज एएसआई भाई, के मेरी जरिए। बात यही तो बात है ना फिर। नीरज भाई, आप उन 6वीं सबके शताब्दी बीच में बोलते एक नहीं, जैसे मैं बोलना शुरू करता हूं, उन्होंने लिखा है काशी के बारे में, तब तो यहाँ कोई था भी नहीं, सर, और उससे पीछे चले जाइए आप। सुनिए 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 सुनिए, ये बात आप जो अच्छा, कह रहे हैं सर, ना सुनिए, कि नीरज सब जी, वहां सुनिए। क्यों मिलते हैं, बाबरी इसलिए मिलते हैं, सर, सुनिए, क्योंकि आक्रांताओं ने किया। अरे आप- सर, सुन आप तो लीजिए। उदयपुर जाइए, देखिए जाके वहां पे, बोलिए, बताइए बताइए बताइए, कंटिन्यू सर करिए। मैं क्या कह रहा हूं, बाबरी मस्जिद, सुनिए, हाँ सर, बाबरी मस्जिद का जब फैसला आया, उस फैसले में ये 3 पॉइंट बहुत मैन है, जो आपके समझदार या पढ़े लिखे जिनको अकलमंद हो वो जरा पढ़ लें उस जजमेंट को। उसमें लिखा 1949 में चोरी से मूर्ति रखी गई, और सर नीचे कोई एएसआई ने सर्वे किया, नीचे कोई मंदिर के अवशेष नहीं मिले। तीसरा, एक मिनट रुकिए मैडम, रुकिए, और 1992 में आपने अवैध तरीके से, गैर संवैधानिक तरीके से, गैर कानूनी से, मेरे जब मैं आपको रोकूंगा नहीं, आप मगर 142 के तहत आपने फैसला दे दिया कि बिल्कुल नहीं, आप अदालत के फाइन सेंस ऑफ जजमेंट पे क्वेश्चन कर रहे हैं। आप सहमत हो असहमत हो, लेकिन आप जज की मंशा पे शक नहीं कर सकते। आपको बता रहा हूं, पता होना चाहिए। मैं आपको सच बता रहा हूं। नहीं, आप मुझे सच मत बताइए, सच मैं आपको दुनिया सच देख बता चुकी रहा है हूं, सर। फैसला आने के बाद उसमें कोई बहस नहीं हो सकती। बाप क्या चाहिए, पिटिशन लगाइए, लगिए अरे कई सारी। जी, आप- नहीं, ये नहीं हो सकता। राजेश जी को लेके आइए, राजेश चौधरी जी और आशीष अरे चौधरी जी। कोर्ट को अधिकार होता है भाई, 142 के तहत उन्होंने फैसला दे दिया, तो उसके अगर बाद हमारी बहस मस्जिद नहीं थी होगी वहां पर भी, तो फिर हमें बात- मेहरुद्दीन जी, आप प्लीज शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, मैं ऑडियो डाउन करूंगा। आप बीच में मत बोलिए सर। जज का फैसला आपको अच्छा नहीं लगता, आप कह सकते हैं मैं इस फैसले तो से सर आप सहमत नहीं। मेरा लेकिन उनके इंटेंट पे क्वेश्चन नहीं कर सकते, इतनी तो बेसिक आप समझ रखिए। राजेश चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी और आशीष चतुर्वेदी जी समाजवादी पार्टी। राजेश जी, मेहरुद्दीन जी को ये शक है कि ये मामला और आगे आप लोग बढ़ाने की फिराक में रहते हो, अविश्वास प्रकट कर रहे हो। जो लेकिन के बाद वो रुक गए थे, वो मैं पूरा कर देता हूं कि लेकिन इनकी लिस्ट रुकेगी नहीं और लंबी निकालेगी, इधर उधर सब जगह इसलिए आएंगे, ये कहना है इनका। राजेश चौधरी जी। नीरज जी, मैं बड़ा धन्यवाद दूंगा आपको कि 25 मिनट बाद आपने मुझे बोलने का मौका दिया इस प्लेटफॉर्म पर, नहीं तो मुझे लग रहा था कि मैं तो डिबेट सुनने के लिए आया हूं। खैर, आपका जो प्रश्न है उसका जवाब आप देखिए, चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे कृष्ण मंदिर हो, चाहे भोले बाबा का काशी विश्वनाथ मंदिर हो, मध्य प्रदेश के अंदर अनेक मंदिर हैं, देश के विभिन्न हिस्सों में आप जाएंगे तो वहां पर विदेशी मुगल आक्रांताओं ने देश पर आक्रमण करके हमारे जो आस्था के केंद्र थे उनको तोड़ करके मस्जिद बनाने का काम किया। ये शाश्वत सत्य है, इसको कोई पलट नहीं सकता है। दुनिया जानती है राम का जन्म तो अयोध्या में हुआ था, बच्चा बच्चा जानता है कृष्ण का जन्म तो मथुरा में हुआ था, काशी भोले बाबा की नगरी है। तो मैं कहना चाहूंगा, एक अभियान चला करके विदेशी मुगल आक्रांताओं ने हमारे मंदिरों को तोड़ा, उनको उनके स्थान पर हमारी संस्कृति को और हमारे धर्म को समाप्त करने के लिए मस्जिदों का निर्माण कर दिया। आपने देखा राम मंदिर का, आप ही कह रहे थे कि 500 साल तक लड़ाई चली और आज वहां भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इस्लाम के आधार पर देश का बंटवारा हुआ, केवल धर्म के आधार पर, दूसरा कोई कारण नहीं था। मुसलमानों को दे दिया गया पाकिस्तान और हिंदुओं को दे दिया गया हिंदुस्तान। इसके बावजूद हमने अपना छोटे भाई समझ करके सहर्ष स्वीकार किया। हमारे पूर्वजों ने, भारत के संविधान का निर्माण हुआ। मैं पूछना चाहता हूं कि ये बाबा भोले की नगरी हो या राम मंदिर हो या ये हो कृष्ण की नगरी हो, यहीं पर आप क्यों झगड़ा कर रहे हो भाई? और रंगरेज जी जो बैठे डिबेट कर रहे हैं, इनका मैं कोई दोष नहीं समझता साहब। इनके पूर्वजों ने मंदिरों को नहीं तोड़ा, मंदिर तो तोड़े उन्होंने बाहर से आकर के, विदेशी आक्रांताओं ने। इनके पूर्वज तो डर गए तो इन्होंने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया। ये तो मूल भारतीय हैं, ये तो हमारे भाई हैं। अब इतना था कि नहीं झेल पाए उनका प्रेशर, इनके पूर्वज डर गए, तलवार के आगे झुक गए। एक हाथ में कुरान और एक हाथ में तलवार लेकर के निकलती थी औरंगजेब की सेना। तो ऐसे हमारे रंगरेज जी जैसे भाई थे, वो सब परिवर्तित हो गए, वो मुसलमान बन गए। अरे आप बड़ा दिल दिखाओ ना यार, वहां आप जाकर के देखोगे। अच्छा, आपको जांच में क्या दिक्कत है? एएसआई जांच कर रही है, उसमें भी आपको परेशानी हो रही है। बिल्डिंग का एक एक हिस्सा, एक एक रोम रोम उसका कहता है कि वो हिंदू मंदिर है। किस मस्जिद के अंदर त्रिशूल मिलता है? आप लगातार हमारे शिवलिंग का अपमान करते आ रहे हो, बरसों से उस पर कुल्ला कर रहे हो, उसके ऊपर हाथ धो रहे हो। मैं आपको आईना दिखाता हूं। प्रकृति का नियम है। नहीं सुनिए,
परिवर्तन प्रकृति का नियम है। परिवर्तन की शुरुआत और यहाँ भी होगी। और किसी भी आस्था पर, किसी प्रकार से आस्था पर, श्रद्धा पर मेरा ऐसा मानना है किसी का कोई अधिकार नहीं है कि किसी आस्था को जो चोट पहुंचाए। वो कोई, अब जांच हो रही है, कोर्ट जो आदेश देगा उसको हम स्वीकार करेंगे, पर हमारी धार्मिक मान्यताओं का सम्मान आपको करना चाहिए। वो मंदिर है, मंदिर के रूम में उसकी पहचान है और उसको इसी प्रकार से भव्य और दिव्य दिलाने का काम भारत का हर नागरिक करना चाहता है। मेजर साहब, राय आपकी एकदम स्पष्ट है कि अभी कोई कंफ्यूजन है? नहीं, हमारी राय हमेशा से बिल्कुल स्पष्ट रहती है। और जो कि अब, क्योंकि अब कोर्ट ने कहा है कि इस पे सर्वे होगा, और तो मैं समझता हूँ आगे सुप्रीम कोर्ट भी शायद इसी की इजाज़त दे देगा, मुझे लग रहा है, क्योंकि अब हाई कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया है। तो चीज़ें, जो कोर्ट का आदेश है उसका पालन होना चाहिए। हाँ, ये बात ज़रूर है कि क्योंकि एक मुकदमा है, उसमें 2 पक्ष हैं, हर एक व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का अधिकार है कानूनी तौर पे, और वो स्वतंत्र है वो अपनी बात को कहने के लिए कोर्ट में, लेकिन अंततः होगा तो वही जो कोर्ट आदेश करेगा। समाजवादी पार्टी इस फैसले के साथ खड़ी है। याद है ना, पिछली बार अपनी चर्चा में हुआ था कि आपके एक नेताजी विरोध कर रहे हैं। अब देखिए, एक नेताजी विरोध कर रहे हैं। देखिए, घर में 5 लोग होते हैं, 5 लोग हमेशा एक राय पे नहीं होते हैं। ये तो हमारे देश की खूबसूरती है। वो आपके अंदर की पार्टी के अंदर कुछ भी राय, पार्टी की लाइन एक हो सकती है, पार्टी की लाइन एक है, लेकिन उसमें लेकिन एक स्वतंत्रता हर एक व्यक्ति को है कि वो अपनी एक राय देना चाहता है या कोई विचार रखता है, तो वो स्वतंत्र है अपनी बात कहने और रखने के लिए। इस देश का संविधान हर एक व्यक्ति को ये आज़ादी देता है। हाँ, लेकिन जहां तक पार्टी की लाइन है, जो मैंने कहा है, वही पार्टी की लाइन है हमारी। जी, अच्छा अनुपम मिश्रा जी, एक चीज़ मुझे बताइए, एक और इस बात को मैं चर्चा इस पर लाना चाहता हूँ कि योगी जी ने भी 2-3 दिन पहले एक साक्षात्कार में एक बड़ी बात कही। रंगरेज जी, आप सुनिएगा, बहुत ज़रूरी बात है ये इस मसले की, मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आप वहाँ जाके देखें और आपको समझ में आए और ऐतिहासिक भूल है उसको सुधारने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो 3 सबसे बड़े आस्था के केंद्र हैं, और ये 400-600 साल वाले नहीं हैं, हजारों साल वाले हैं। कुछ लोग 400, 600, 1400, 2500 साल की बात करें, मैं तो कह रहा हूँ उससे भी पीछे चलो, वहाँ से है। तो अगर ये बात उन्होंने एक प्रस्ताव रखा, तो मैंने उस दिन पूछा था कि क्या मुस्लिम समाज इसको स्वीकार करेगा क्या, तो बोला नहीं, हम तो अदालत का मानेंगे। जब अदालत का फैसला आता है रंगरेज जी, तो उस पर भी सवाल उठाए जाते हैं कि अभी आप भी कह रहे थे कि वो 142 के तहत, 143 के तहत ये सब दिया था, इंटेंट पे क्वेश्चन कर रहे हैं आप। मिश्रा जी, ये योगी जी का जो प्रस्ताव था, ये तो मैं ख्याल में बहुत अच्छा था। जो जिसका बात का डर दिखा रहे हैं रंगरेज जी, वो उस दिशा में एक सुझाव था कि इसको कैसे हल किया जाए। सवाल मुझसे नीरज जी? जी मिश्रा जी, पहले आप। अच्छा, तो देखें, जब ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी, तब शुरुआत में इस तरह की बात कही गई थी कि साहब, वो कोई कह रहा है 26,000 बंदे तोड़े, कोई कह रहा है 36,000 बंदे तोड़े, क्या साहब सब खत्म करें, हमारे 3 पवित्र स्थान हमको दे दें और बात खत्म। तो उन्होंने एक पहला स्थान आपने देखा देने में कितनी हुज्जत हुई। अभी दूसरे में आप देख रहे हैं कि केवल सर्वे करने के लिए 6 बार सुप्रीम कोर्ट जाया जा चुका है, और आप उसको किसी भी तरह से, जहां तक मसला का सवाल है, एक्सपोज हो गया कि आप पत्रकार नहीं, आप बीजेपी की टूल किट है। मैं एक पत्रकार भी हूँ, मैं एक हिंदू भी हूँ। आप बीजेपी के लिए टूल किट का काम कर रहे हैं सर। बधाई हो, बधाई हो। पूरी बात सुन लीजिए, फिर ताली बजाइए। फिर पूरी बात सुन लीजिए, फिर ताली बजाइएगा। पूरी बात सुनने से सर बधाई हो, बधाई हो सर, बधाई हो जी, बहुत धन्यवाद। अब सुने, जब चौथे स्तंभ, जो देश का चौथा स्तंभ है, तो वो धार्मिक भावनाओं को आहत करता हो और धार्मिक बात करता हो, निरपेक्ष होकर बात ना करता हो, तो वो देश किस तरफ जा रहा है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ठीक है, ठीक है। देश आप कहा लेके, वो हमने देखा। चले सुने, मेरी बात सुने। अब देखिए, ऐसा सारा प्रॉब्लम ये है नीरज भाई, अभी जैसे मैं आपको बताऊं प्रॉब्लम की जड़ कहाँ है। 2 या 3 महीने पहले इरफान हबीब साहब, हमारे फेमस पत्रकार है, पटना आए थे। तो उनसे साहब सवाल किया, टीवी पे आप उठा के देख लें। उनसे कहा कि साहब वो बख्तियार खिलजी ने यहाँ नालंदा जला दी। जला दी तो हमको तो पढ़ाना ही नहीं चाहिए, हमको तो बताना ही नहीं चाहिए। नफरती बातें क्यों पढ़ाई जाए, बातें वो बताई जाए, बातें वो पढ़ाई जाए जिनसे मोहब्बत फैले। तो साहब, आप मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं कि आप इतिहासकार हैं?
ये कौन सी बात हुई कि जो चीज जो बात बुरी लगेगी आप उसे पढ़ाएंगे नहीं? मेरी बात सुने आप, जिस मसारे आलमगीरी की बात हो रही जो औरंगजेब की जीवनी है, उसमें इसके बारे में भी दिया है, मथुरा के बारे में भी दिया है कि किस तरह मथुरा के आइडल्स को तोड़ा गया और उनकी मूर्तियां ले जाके जामा मस्जिद आगरा की सीढ़ियों पर दफन किया। अरे सर ये तो बता दीजिए मासरे आलमगीरी बताया तो मैंने, हवाला ही देते रहेंगे। औरंगजेब की जीवनी अरे मासरे आलमगीरी पेज पे लिखी है। आपने कितने जैन और बौद्ध धर्म के मंदिर तोड़कर अपने मंदिर बना लिए, तो सर अब जा रहा है। देखिए बौद्ध धर्म के लोग यार रंगरेज जी आप जा रहे हैं, बहुत डिस्टर्ब और कर रहे हैं, बोलना नहीं देते। मुद्दे खत्म हो गए क्या? रंगरेज जी जब मैं आपके पास आऊंगा तब बोलिएगा आप। ठीक है, आप अपना एजेंडा करिए सर, एजेंडा फैलाइए। तो देखिए सिर्फ ये मासरे आलमगीरी पे ही है, तमाम ब्रिटिश कलेक्टर्स की रिपोर्ट है कि किस तरह मथुरा की मूर्तियां ले जाकर जामा यूनिवर्सिटी से बाहर निकलिए। अरे चुप रहो यार, सुनो थोड़ा सा। और देखिए अच्छा एक चीज बता दें, मतलब कोई आदमी जांच से क्यों भागता है? मुझे गालिब पे शेर याद आता है नीरज भाई की, खुदा के वास्ते पर्दा न काबे से हटा जालिम, कहीं ऐसा ना हो यूं भी वही काफिर सनम निकले। तो आप जांच से क्यों भाग रहे हैं भाई? आप तो एक जांच नहीं करवाने को तैयार है। अरे जांच इन आंधियों में कितने बदहवास हुए ये लोग कि जो पेड़ खोखले थे उनसे ही लिपट गए। सुन लीजिए मेरे शेर भी, इन आंधियों में कितने बदहवास हुए ये लोग कि जो पेड़ खोखले थे उनसे ही लिपट गए। यार रंगरेज जी आप बहुत डिस्टर्ब कर रहे हो, प्लीज नहीं मत करो ऐसा, ना फिर मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ा। आप किसी एक की बात तो कंप्लीट होने नहीं दे रहे। आप देखें ऐसा मत करो ना, आप इतने समझदार आदमी हो। नहीं समझदार हैं वो, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन उनकी अपनी मजबूरी है। आप वो कहावत है चोर की दाढ़ी में तिनका, हर चीज में बीच में बोलना है। अरे क्यों बोलना है? उनको अपनी बात करने दीजिए, आपको पूरा मौका मैं दे रहा हूँ। नीरज भाई मैं एक छोटी सी बात, आज से दाढ़ी में तिनका तो सर आपके भी है नीरज जी, आप भी सबके बीच में, किसी के बीच में नहीं बोलते जैसे ही मैं बोलता हूँ, और आप क्योंकि आप दूसरे के बीच में बोल रहे हैं और मैं आपके में, आप बीच में बोलने लगते हैं। आपकी आदत, आपको भी रंगरेज जी डिबेट का नियम ये होता है कि एंकर को आप एड्रेस करते हैं। आप अनुपम जी को क्यों डिस्टर्ब करते हैं? आप मुझे, जब मैं बोलूं तो मुझसे आप बात करिए ना। एक बात, आप उनके बीच में कूद रहे हैं। वो सुन ले जी बोलिए सर। वो ऐसी चीजें, अब अभी शांत हो जाए प्लीज, सीरियस नोट। अरे वो पत्रकार है, फैक्टली बात करिए ना सर, फैक्ट ही तो बात करिए। आपको सिद्धपुर की कहानी पता है? चलिए फैक्ट बताइए, आप बहुत बड़े स्कॉलर ज्ञानी है। मुझे अपनी बात खत्म कर लेते नीरज भाई, पता है आपको? अपनी बात खत्म कर लेते, मुझे अपनी बात खत्म कर लेते। मैं आपको बताऊं सर, नहीं अभी मैं पहले उनकी बात कह रहा हूं, कितने जैन, लाखों मंदिर, मुझे जैन और बुद्ध। भाई इनका ऑडियो डाउन कर दीजिए रंगरेज जी का। बहुत जैनों और बौद्धों को आने दीजिए ना, आप चुप रह जरा। सुने बोलिए। आप देखें, एक योगी आदित्यनाथ एक बयान देते हैं, कहते हैं कि साहब आंखें हो तो देख लो। मैं तो एक दूसरी बात कहता हूँ नीरज भाई, मैं तो मंदिर पे मौके पे गया हूँ, मैं तो कहता हूँ आंखें ना हो जिसकी, वो इनकी किबला वॉल वो होती है जिधर मुंह करके नमाज पढ़ी जाती है, जिधर मक्का माना जाता है। इनकी किबला वॉल, अगर आपके पास वो फोटो है नीरज जी, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो उसकी बहुचर्चित फोटो है जिसमें मस्जिद की 3 दीवारें आपको सफेद नजर आएंगी, चौथी दीवार आदमी, एक अंधा आदमी टटोल के बता देगा मस्जिद की है। मैंने वहां पे मस्जिद की इंतजामिया कमेटी से एक सवाल किया नीरज भाई, मैंने कहा कि साहब आप इसकी 3 दीवारें आप देखिए हमेशा रंग देते हैं, सफेदी पुतवा देते हैं, साल दर साल यहाँ पुताई होती है, अगर वो बड़ा फेमस फोटो हो, अगर आप उसको स्क्रीन पे दिखा सके तो बड़ी मेहरबानी होगी, जिसमें 3 दीवारें आपको सफेद नजर आ रही है और एक दीवार आपको भूरे रंग की मंदिर की दीवार जैसी लग रही है। तो मैंने मस्जिद की इंतजामिया कमेटी से भी सवाल किया कि हमने कहा साहब आप ये 3 दीवारें रंग देते हैं और ये जो चौथी दीवार है उसको एज इट इज छोड़ देते हैं, तो इसको आप क्यों नहीं रखते हैं? उन्होंने कहा नहीं साहब वो तो सालों से नहीं रंगी जा रही है, तो हमने कहा नहीं रंगेंगे वगैरह वगैरह, अगर आपके पास वो फोटो हो तो दिखाएं। जी तो बेसिकली जो आप चौथी दीवार खाली, जो आप चौथी दीवार नीरज भाई जो खाली देखते हैं, पारुल जी को लाते हैं, जिसको देख के एक बड़ा दिलचस्प मसला है, ये सुनिए ना नीरज भाई, उसका कारण है, उसका कारण सुनिए। नहीं कारण मैं बता रहा हूँ ना, क्या देखिए सिद्धपुर का एक बड़ा मशहूर किस्सा है वो, मुझे बताने दीजिए। आज कि वहाँ एक मस्जिद थी और उसको जब नीरज भाई एएसआई ने जांच किया तो वहां रुद्रालय निकला, उसके बाद से एएसआई का विरोध होने लगा। पढ़ लीजिएगा आप लोग सब। आज से 1.5-2 साल पहले CNBC आवाज अड्डा पे मैंने एक बात कही थी, वही मैं रिपीट कर रहा हूं कि चौथी दीवार इसलिए नहीं रंगी जाती क्योंकि उसको देख के पता चल जाए कि यहाँ पे मंदिर था और यहाँ पे मस्जिद है। ये रिमाइंडर है, ये आपको याद दिलाने के लिए नीरज। छोटा सा एक ब्रेक के बाद वापस लौट के आते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।
स्वागत है एक बार फिर से आपका। और आज चर्चा हो रही है ज्ञानवापी के बारे में, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा कि अब एएसआई इसका सर्वे कंटिन्यू करे और अपनी रिपोर्ट सौंपे और एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को बिना छेड़छाड़ किए हुए केवल वो एक पोर्शन छोड़ करके उसकी रिपोर्ट दी। और इसके खिलाफ भी अंजुमन इंतज़ामिया कमेटी ने दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में एक अपनी अर्जी लगा दी है, ऐसा मुझे अनुपम जी ने बताया। देखिए, मसला थोड़ा बड़ा है। पारुल जी, आपके पास आ रहा हूँ मैं। ये हिंदुस्तान में जो 3 आस्था के केंद्र हैं, जिसको ये बार बार अभी अंग्रेज जी भी कह रहे थे कि बीजेपी वालों का एजेंडा है, ये है वो है, मैं इसको नहीं मानता। ये एजेंडा नहीं है, ये पार्टी ने एक पिकअप कर लेती है अपनी सुविधानुसार। तो देखिए, आज आशीष चतुर्वेदी जी भी सार्थक समर्थन में खड़े हैं, पहले नहीं खड़े थे, अब अदालत के थ्रू वो भी खड़े हो गए हैं। कांग्रेस तो ताला खुलवाने का टीका लगवाना चाहती है, लेकिन दूसरे दिन वो पलट भी जाते हैं। तो ये जो अलग अलग पार्टियों की समय समय पर बराए रहती है ना, उससे मेरे को बहुत इत्तेफाक नहीं है। ये पब्लिक की आस्था और लोक विश्वास का मतलब है, और उस लोक विश्वास में बाकी लोग भी शामिल हैं। तो एक बेहतर ये हो सकता है कि आप बैठें और बात करें, लेकिन अगर अविश्वास इस कदर है कि हम तो अदालत के थ्रू माने, क्योंकि एक वही अंतिम टूल है, और वो अगर फैसला मेरे अगेंस्ट में गया तो मैं मन में हमेशा ये कुड़ता रहूँगा कि अरे ये मेरे खिलाफ क्यों चला गया। पारुल खेला जी, कुछ कुछ स्थिति ऐसी बनती दिख रही मुझे। देखिए नीरज जी, आपने सही बोला, किसी पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। जब हमने ये याचिका भी डाली थी, उसमें हमने कोई पार्टी से थोड़ी ना डिसाइड किया था, डिस्कस करके डाला था कि जी हम ये याचिका डाल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। मैं वकील नहीं हूँ, आपका चैनल वकील चला रहा है, मैं याचिका करता हूँ। एनीवेज, देखिए, ये एक हमारे धर्म, हमारी आस्था, हमारी संस्कृति का सवाल है। और जैसे कि हम लोग देखते आए हैं, जैसे अभी बता रहे थे, इरफान हबीब ने बोला कि जो गलत है उसे नहीं दिखाना चाहिए। क्यों नहीं दिखाना चाहिए? तभी तो गलत हो रहा है समाज में। हम उन्हें अगर गलत को हम नहीं बताएंगे कि ऐसा हुआ था, जैसे हमने केरला स्टोरीज में भी देखा कि किस तरीके से भ्रमित किया जाता है लड़कियों के, हम उसका इम्पैक्ट देख रहे हैं ना। चाहे कितना बड़ा फिगर ना हो, चाहे एक लड़की के साथ ही हो रहा हो, बट ऐसा हो रहा है तो वो बहुत गलत हो रहा है। और ये धर्म के नाम पे हो रहा है तो ये उससे भी गलत हो रहा है। और मुझे लगता है एज अ युवा, मुझे लगता है आज हमारे युवा को और जागरूक होने की जरूरत है और अपने धर्म को समझने की जरूरत है। और काशी, क्योंकि बोला जाता है कि ये बाबा भोलेनाथ की खुद की बसाई हुई नगरी है, और ये भी माना जाता है कि जो ज्योतिर्लिंग मिले हैं वहां पे, वो पहला स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है। तो आप समझिए हमारी कितनी इससे आस्था जुड़ी है, और हमारी यही मांग है कि हमें वहां पे पूजा अर्चना, उनकी सेवा करने का अधिकार मिले। और ये जो अभी अंग्रेज जी भी बोल रहे थे, श्रृंगार गौरी की पूजा का ही अधिकार मांगा था, नहीं, जो हमारी पहली भी याचिका थी उसमें भी मां श्रृंगार गौरी, हनुमान जी, गणेश जी आदि जितने विजिबल और इनविजिबल, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष देवी देवताएं हैं वहां पे, उनका हमें पूजा का अधिकार मिले। यहीं से याचिका शुरू हुई थी। हम सारे भगवानों की वहां बात करी थी, सिर्फ एक नहीं, क्योंकि वहां पर चिन्ह, त्रिशूल, सब चीजें प्रकार के जो हिंदू धर्म से रिलेट करते हैं, वो सब वहां पर है। और ये कितना खींचेंगे, कितना ये लंबा खींचते जाएंगे। अभी आप ये बोल रहे थे ये हम समर्थन देते हैं। इन्होंने जिस दिन एएसआई सर्वे शुरू हुआ था उससे पहले जिला अधिकारी ने भी इनके लिए एक मीटिंग बुलाई थी, इन्होंने वो बॉयकॉट करी। जब एएसआई सर्वे शुरू हुआ वो जांच भी इन्होंने बॉयकॉट करी। एक जना नहीं आया वहां मुसलमान पक्ष से, इन्होंने वहां पे चाबी नहीं दी, तभी सिर्फ वेस्टर्न वॉल की ही वहां पर जो है वो मैपिंग और वीडियोग्राफी कर पाए थे, क्योंकि इन्होंने चाबी नहीं दी। तो किस चीज का समर्थन करते हैं? ये यहाँ पे ढोंग करते हैं आगे कि हम समर्थन देते हैं, कोई समर्थन नहीं देते हैं। ये सिर्फ अपनी जो है ये डिले टैक्टिक्स खेलते हैं, ये गंदी राजनीति करते हैं, और ये बस सत्य को भटकाते हैं। राजेश जी, मुस्लिम पक्ष का एक आरोप ये है, एक डर ये है, इस पर थोड़ी मुझे सफाई चाहिए आपसे कि ये बहुत लिस्ट लंबी है, 3 को छोड़ के फिर और ज्यादा मसले आप लोग उठाने लगते हैं। ये एक डर है, बार बार ये बात चर्चाओं में आती है, क्या ऐसा है क्या? देखिए, इतिहास में कोई गलती दोहराई गई हो तो उस गलती को ठीक करने का अधिकार तो सबका है। हमारी आस्था का प्रश्न है। 3 उत्तर प्रदेश के अंदर हैं तो और भी कहीं हो सकते हैं। तमाम जगह पर अन्याय और अत्याचार किए है ना सब मुगलों ने। देश को बर्बाद किया है, देश को लूटा है, मंदिरों को लूटा है, और उनको अपना भव्यता दिलाने का अधिकार तो हर भारतीय का है, हर हिंदू चाहेगा, कौन नहीं चाहेगा।
अब ये कौन लिख करके दे सकता है कि 3 के बाद नहीं करेंगे? एक 500 साल में मिला, दूसरे पे झगड़ा चल रहा है, मथुरा पे झगड़ा चल रहा है। अरे मैं तो पूछना चाहता हूं भाई, आपका कौन सा ऐसा देवता था जो यहाँ पैदा हुआ जिसके लिए आपने ये मस्जिद का निर्माण किया? केवल इसलिए कि हिंदुओं का अपमान करना है, केवल इसलिए कि उनको दबा करके रखना है? जैसा अभी अनुपम जी कह रहे थे, इसलिए आप एक दीवार को छोड़ दे रहे हैं और आप हिंदू और मुसलमान भाईचारे की बात करते हो, गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हो। क्यों नहीं छोड़ देते हो? मस्जिद तो कहीं भी बनाई जा सकती है, आकर के अयोध्या में भी बन रही है ना। पहले ही आप झगड़ा मत बढ़ने दो। आप कह रहे हो भारतीय जनता पार्टी इसके लिए राजनीति करती है, इसीलिए ये हिंदू मुसलमान करेंगे, तो आप क्यों मौका दे रहे हो? मत दीजिए ना, आप छीन लीजिए हमारा मुद्दा, स्वीकार कर लीजिए जो हिंदुओं की पक्ष मांग कर रहा है। आप मत दीजिए मुद्दा, देने का काम क्यों कर रहे हो? आप हट जाइए वहां से, छोड़ दो, करिए भाई। आप हमारे बड़े भाइयों आकर के पूजा करिए। हमने तो पाकिस्तान जैसा देश दे दिया, बांग्लादेश दे दिया, क्या क्या दिया है भाई आपको? कितनी बड़ी बड़ी गलतियां की हैं और उसके बावजूद भी यहां हम आपको स्वीकार कर रहे हैं। अब संविधान की दुहाई देंगे, आस्था पे कौन सा संविधान लागू होता है साहब? मुझे बता दो ना। संविधान में भी भगवान राम का जिक्र है, संविधान में भी हिंदू देवी देवताओं का जो मूल प्रति देखेंगे सबका उसमें जिक्र है। संविधान की दुहाई देकर के धर्मनिरपेक्ष बोलते हैं संविधान को। कब जुड़ा है वो कोई बताता है इस बात को? हमारे संविधान का निर्माण करने वाले लोगों ने उसमें पंथ निरपेक्ष शब्द नहीं जोड़ा था, वो इंदिरा गांधी जी ने संशोधन कर करके जोड़ा है उसे। तो इस देश की मूल भावना को आप स्वीकार करिए। ये देश हिंदुओं का देश है, ये देश हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति है, उसे आप एडॉप्ट करिए। विदेश से आकर के इस देश को बदला नहीं जा सकता। वो जमाना चला गया जब तलवार के दम पर आप परिवर्तित करते थे, वो जमाना अब नहीं है। अब सब अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है और लड़ना जानते हैं और अपनी आस्था का सम्मान करना भी जानते हैं। मेहरुद्दीन जी, एक सवाल है मेरा कि जो आक्रांताओं ने यहाँ सब किया, ये उनके पाप आप लोग अपने सर क्यों लेते हैं? सर, जबकि हिंदू क्या कमजोर थे? पहले इस बात का जवाब दीजिए, क्या जबकि हिंदू कमजोर कमजोर थे? आपको पता नहीं? आप जैसे लोगों की वजह से कमजोर हो गए थे ना। नहीं, आपके पूर्वज परिवर्तित हुए ना भाई। आज का हिंदू ज्यादा मेहरुद्दीन जी, आप जैसे लोगों के पूर्वज डर गए जिन्होंने इस्लाम को स्वीकार कर लिया, इसलिए हिंदू कमजोर हुए। आप भी हिंदू हैं, भ्रम नहीं फैलाते। सर सुनिए, आप कैसे देख रहे हो ना क्या हो रहा है मेवात के अंदर, किस तरह से बर्बाद कर रहे हैं, किस तरह से मारा जा रहा है हिंदुओं को। हिंदू खतरे में हो सकता है। अरे आप देखिए ना मेवात के अंदर कैसा आतंक का राज किया है। और आप देखिए देश के जिस हिस्से में इस्लामिक लोगों की एक एक करके सब लोग एक साथ बोलेंगे तो कुछ सुनाई नहीं देगा। बढ़ जाती है, वहां की अशांति होती है। सब लोग एक साथ बोलेंगे तो सुनाई नहीं देगा। बुलवा लीजिए सर, कोई बात नहीं। एक एक करके बोलिए अपनी बात। आज मेवात की क्या हालत है नीरज जी? चौधरी जी रुकिए ना एक मिनट। आज मेवात के अंदर क्या हो रहा है? शांतिपूर्वक सुनिए ना, गंभीर सवाल है वाले लोगों पर हमला होगा कि ये जो आक्रांताओं ने किया उसका ब्लेम, उसका पाप अपने सर क्यों लेते हैं आप? और अगर आप ले रहे हैं तो फिर तो सुनना पड़ेगा आप क्यों ले रहे हैं। आप बताइए ना, आपको क्या लेने देना औरंगजेब से? क्या किया था उसने? सर सुनिए नीरज जी, मैं मानता हूँ मुगल आक्रांता आए, उन्होंने मंदिर भी तोड़े, मस्जिद भी तोड़ी, गुरुद्वारे भी तोड़े, चर्च भी तोड़े होंगे, मगर आपने कहीं सुना अरे सर सुन तो बोलने दीजिए। अरे यार, अरे अपनी गलती में खुद फंस रहे, आप क्यों बीच में कूद रहे हैं? उनको बोलने दीजिए। हाँ बोलिए। मस्जिद तो तोड़ी नहीं। बोलिए, लोगों को सुनने दीजिए ना क्या बोल रहे हैं। सुनिए, मगर किसी भी सिख कम्युनिटी के लोगों ने कोई विवाद नहीं किया, ईसाइयों ने कोई विवाद नहीं किया, मगर एक कम्युनिटी है जिसकी और भाजपा पार्टी जिसका एजेंडे को आगे बढ़ाती है, हिंदुत्व का आइडियोलॉजी को, वो इन विवादों को जानबूझकर रखना चाहती है सामने पब्लिक के कि कैसे समाज का ध्रुवीकरण हो और इन दंगे से, फसाद से, हिंदू मुसलमान से इस पार्टी को फायदा होता है। इसलिए आज यहाँ पर वक्त आके बैटिंग कर रहे हैं। हो गया, पॉइंट ले लिया आपका, मैंने आपका जवाब सुन लिया। आपका जवाब मैंने इसलिए इन लोगों को रोका, पारुल जी को, राजेश जी को, लोगों को सुनने दीजिए। लोग भी समझते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं आप। अनुपम जी क्यों लेते हैं भाई? देखिए नीरज जी, पहले तो मैं कुछ चीजें क्लियर कर दूं आपको, एकदम जैसे फैक्चुअल बात। ये बात हो रही है कि भाजपा ने कराया वगैरह वगैरह, तो पारुल यहाँ पे याचिकाकर्ता की वकील हैं, इनको मालूम होगा, जरूर होगा इनको मालूम
कि जिला प्रशासन बनारस ने 3 बार एफिडेविट दिया है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसएसपी ने कि उनको सर्वे नहीं चाहिए। उन्होंने 3 बार एफिडेविट देके सर्वे का विरोध किया, एकदम शुरुआती जब चिंगार गौरी वाला मामला चल रहा था। तो 3 बार जिला प्रशासन, भाजपा की सरकार ने इस सर्वे का विरोध किया है। इसलिए पहले ये तो कहना बंद कीजिए कि इसका भाजपा से कोई लेना देना है। अब आप रुकिए, अब एक चीज और सुने आप, कानूनी पहलू। अक्सर ये बात होती है, मुझे आश्चर्य होता है कि इसको लोग क्यों नहीं उठाते हैं। अरे आप पत्रकार हैं, आप पत्रकार बनकर बात करिए ना, आप कानून के भी जानकार यार रंगनाथ जी फिर बोलने लगे आप बीच में। आवाज आते ही इनके अंदर से लाउड स्पीकर क्यों शुरू हो जाता है? अरे सुनो यार, सुनो ना क्या ये एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं, मतलब आप इसलिए जो ना मुझको तकलीफ होती है। मैं बोलना नहीं चाहता, आपको मुंह में क्या दिक्कत है? क्या कुछ ना कुछ मुझे बोलना ही है, कोई भी बोले मैं बोलूंगा जरूर। नीरज भाई, मैं सिर्फ कानूनी पहलू बताऊंगा, इसके अलावा कुछ नहीं। एक बात हो रही है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जिसने भी पढ़ा है उसको, जैसे हर एक्ट में क्या होता है नीरज भाई कि एक एक्सेप्शन होते हैं, एक आध कि ये इस पे लागू नहीं होगा, इस पे लागू नहीं होगा। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है वो एएसआई एक्ट 1958 जिस भी बिल्डिंग पर लागू है, एएसआई मतलब आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, जिसके बारे में पुरातत्व विभाग, इसका एक्ट जिसके भी 1958 का एक्ट जिस भी बिल्डिंग पर लागू है, उस बिल्डिंग पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होगा, ये कानून कहता है। अब एएसआई एक्ट किस पे लागू है? एएसआई एक्ट हर उस बिल्डिंग पर लागू है जो 100 साल पुरानी है, जिसकी कोई ऐतिहासिक, कोई सांस्कृतिक या कोई जिसे कहना चाहिए रिलीजियस वैल्यू हो। तो अगर आपकी बिल्डिंग 100 साल देखिए ये कितना बड़ा कांग्रेस ने फ्रॉड किया। उन्होंने कहा देखिए साहब, हमने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना दिया, लेकिन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट उस पर नहीं लागू होगा जिसपे कि एएसआई एक्ट 1958 लागू है। एएसआई एक्ट 1958 हर उस बिल्डिंग पे लागू है जो 100 साल पुरानी है। अरे सुनो यार, तो अब सवाल यह कि अगर 100 साल, सर उनसे कहिए ना, सरकार को कहिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को खत्म कर दे, फिर सारी समस्या खत्म हो जाएगी। 30,000 की लिस्ट है आपके पास, 30 के 30,000 मस्जिद है, उन्हें मंदिर में कन्वर्ट कर देना। नहीं होता। अरे मुगल आक्रांतों ने अगर बुरा किया तो तुम भी बुरा कर देना सर। अरे यही बता रहा हूं, जब कोई तक प्लेसेस जरूरत ऑफ नहीं वर्शिप है। एक्ट है, आपका ये सपना साकार नहीं होगा। मैं यार चुप रहा हूं तो सुनो, प्लेसेस ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप यार प्लेसेस ऑफ यार हूँ क्या मैं आपका? सत्य बड़ा करवा होता है। मौलाना इस्लामी सत्य सुनने के लिए भी हिम्मत चाहिए। जाइए ना, हो जाए, जाइए ना, वो हटवा दीजिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। चुप हो जाए, सरकार तो आपकी है। अरे सर सरकार तो आपकी है, तो हो भी रहा है ना। जी, परेशान अच्छा, आप मेरी बात सुनिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप, सुनिए मेरी बात नीरज भाई, कानून को खत्म कर नहीं, अभी शो समाप्ति की घोषणा कर रहा हूं मैं। सर समय खत्म हो गया, 50-52 मिनट से हम लोग चर्चा कर रहे हैं। 2 चीजें मैं कहना चाहता हूं अपनी तरफ से ये कि देखिए, एक तरीका ये होता है कि हमारी आपसे बहुत बन रही है तो सब कुछ ठीक चल रहा, बैठ के हम समझौता कर लेते हैं। नहीं बन रही है तो हम अदालत में जाएंगे। अदालत में जाएंगे तो परतें खुलेंगी, अच्छी लगें या बुरी लगें, सच सामने आएगा। और अदालत में सबूत चलते हैं, व्यक्ति नहीं चलते हैं। जज को पता रहता है कि मुझे सबूत देखना है, न रंगरेज जी को देखना है, न पारुल जी को देखना है। जो प्रूफ लेके जाएगा वो तय होगा। अब ये आप अपना भाग्य समझिए कि इस देश में कहीं भी खुदाई करिए नीचे आपको मंदिर मिल जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि जब हम लोग आज भी घर हमारे यहाँ नींव खुदती है तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसे पूजा की चीज़ें डाल दी जाती हैं जो मंदिर के प्रतीक होते हैं। तो इतनी बेसिक समझ आप रखिए कि इस देश में किस तरीके के माहौल में आप हैं। आप भी वही हैं। इसीलिए मैंने वो सवाल पूछा था जिसका जवाब आप गुम कर गए कि किसी आक्रांता का पाप अपने सर क्यों ले रहे हैं, और लेंगे तो फिर इस तरह जवाब देना पड़ेगा। बहरहाल सच जो भी है वो सामने आएगा और अब अदालत के जरिए ही आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।